सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। तो देखिए हेडिंग लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया है कि जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव शब्द आए, जहाँ पर क्या है वैद्युत द्विध्रुव शब्द, तो माइंड में तुरंत हलचल उत्पन्न होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वह कितना होती है 2l। तो जहाँ पर भी वैद्युत शब्द आए तो तुरंत क्या समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होगा और इनके बीच की अल्प दूरी कितना होगी 2l होगी। तो पहले इतना हम लोग चित्र बनाएंगे। पहले किसका चित्र बनाना है, ध्यान से देखिए, बनाना है वैद्युत द्विध्रुव। पहले क्या बनाएंगे चित्र हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हेडिंग है, देखिए चित्र कैसे बनाना है, रटना नहीं है, चित्र को याद नहीं करना है, हम याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे भी नहीं, बस सिखाएंगे। हमारा काम है सिर्फ सिखाना, रटाना नहीं, ना तो याद कराना। तो आज हम सिर्फ सिखाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव, तो इसका चित्र कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव। तो पहला काम क्या होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यह एक जो है हो गया वैद्युत द्विध्रुव। यह क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो यह जो AB है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यह A हो गया और यह क्या हो गया, B हो गया। तो AB जो है एक क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया और इसकी कुल लंबाई कितना होगा, 2l होगा। तो इसकी कुल लंबाई कितना होगा, 2l। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसका मध्य बिंदु O मानते हैं, क्या मानते हैं, O, और इसकी कुल लंबाई क्या है, 2l है। कुल लंबाई क्या है, 2l। तो इसका आधा लंबाई O से A तक l होगा और फिर इसका आधा लंबाई O से B तक यह कितना होगा, l होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बन चुका। अब कह रहा है कि निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष में है उस अक्ष में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे। कहाँ निकाला है, निरक्षी स्थिति में, यानी जिस अक्ष में है उस अक्ष को छोड़कर। जैसे मान लीजिए कि अगर अक्ष, यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, यह y डैश, यह क्या हो गया, x डैश। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। तो अगर इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, अच्छी स्थिति में, तो देखिए क्या होगा, यानी AB जो वैद्युत द्विध्रुव है वह किस अक्ष में स्थित है, तो x अक्ष में। तो इसी अक्ष में कहीं पर हमको पॉइंट P होगा और यहाँ पर हम लोग क्या पता करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय, यानी वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष में है उस अक्ष को छोड़कर। तो मान लीजिए अगर वैद्युत द्विध्रुव x अक्ष पर है तो या तो हम लोग इसके ऊपर y अक्ष पर कहीं निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसके नीचे कहीं y डैश अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अगर नीचे हम लोग निकालेंगे तो चित्र थोड़ा उल्टा बन जाएगा, वो भी सही है लेकिन चित्र उल्टा बन जाएगा। तो निरक्षी स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव अगर x अक्ष में है तो हम लोग कहाँ निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, y अक्ष में। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, r मीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या है P, और इस O से r की दूरी कितना है, O से P की दूरी कितना है, r। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए निरक्षी स्थिति में, तो निरक्षी स्थिति मतलब जिस अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव है उस अक्ष को छोड़कर या तो कहीं ऊपर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसके नीचे। तो अगर नीचे हम लोग लिखेंगे तो चित्र थोड़ा उल्टा बन जाएगा। तो अब करना क्या है कि A से P को मिला देना है,
किससे मिलाएंगे हम लोग? ए को पी से। तो ए को पी से मिला देना है, फिर बी को पी से मिला देना है। बी को किससे मिलाना है? पी से। तो देखिए चित्र जो है बनकर तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आवेश है? बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर धन आवेश है। कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। तो बताया गया है, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होगा E1, यानी यहाँ पर देखिए दो आवेश है, एक माइनस आवेश है, एक क्या आवेश है? प्लस आवेश है। तो जब दो आवेश हैं तो बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। कितना? दो, एक E1 और एक E2। तो E1 किसके कारण होगा? धन आवेश के कारण। और E2 किसके कारण उत्पन्न होगा? तो ऋण आवेश के कारण। और फिर यह भी बताया गया है कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से क्या होती है? दूर होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है। यानी जब भी धन आवेश को देखेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उसकी दिशा उससे दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बिंदु P पर जो उत्पन्न होगा E1, इसकी जो दिशा होगा वह धन आवेश से क्या होगा? दूर होगा। और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगा E2, इसकी जो दिशा होगा वह माइनस की ओर होगा। किधर होगा? माइनस की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रहा है E2 वह किधर है? माइनस की ओर है। तो इस तरह से बिंदु P पर दो तीव्रता उत्पन्न हो गया, E1 और E2। E1 किसके कारण उत्पन्न हुआ है? प्लस Q आवेश के कारण। और E2 किसके कारण उत्पन्न हुआ है? माइनस Q आवेश के कारण। तो इसकी दिशा धन आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बिंदु P पर, उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाएगा। और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न जो तीव्रता होगा बिंदु P पर वह ऋण आवेश की ओर होगा। अब देखिए अगर हम लोग इनके बीच का जो एंगल है, अगर हम लोग मान लें 2 थीटा, कोण कितना मान लिया जाए? 2 थीटा। यानी E1 और E2 जो तीव्रता है इनके बीच का कोण क्या माना गया है? 2 थीटा माना गया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इन दोनों तीव्रताओं का एक परिणामी तीव्रता खींच देना है E। दोनों तीव्रताओं का एक कौन सा तीव्रता खींचा गया है? परिणामी तीव्रता। यानी इस कोण का अर्धक रेखा खींच दिया गया और कोण को कितना माना गया है? 2 थीटा। और यह अर्धक रेखा है तो यह बताइए आधा इसका कोण यह थीटा होगा और यह आधा कोण क्या होगा? थीटा। तभी ने थीटा और थीटा जोड़ा जाएगा तो कुल कोण क्या आएगा? 2 थीटा होगा। अब यह जो रेखा है इस AB के समांतर है। यह रेखा इस रेखा AB के क्या है? समांतर है। बताया गया होगा कि अगर दो समांतर रेखाएं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही हो, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो यह कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है, जिसे कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए यह जो PE रेखा है वह AB के क्या है? समांतर है। AB के क्या है? समांतर है। और यह कोण क्या माना गया है? थीटा। तो एकांतर कोण से हम लोग कह सकते हैं कि यह कोण भी क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा। कितना होगा? थीटा होगा। अब देखिए यह देखिए यहाँ पर यह 90 अंश कोण बनेगा, इधर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो तो यह 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगा, यह लंब होगा और यह क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ पर देखिए यह P है और यहाँ पर यह A है और यह क्या है? O है। और O से A तक की दूरी क्या है? चित्र में देखिए O से A तक की दूरी, O से A तक की दूरी L माना गया है और O से P तक की दूरी R माना गया है। तो अगर हम लोग AP का मान निकालें तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बताइए कौन सी रेखा हो गया? AP। तो AP का वर्ग बराबर लंब कौन सी रेखा हो गया? OP का वर्ग
प्लस आधार कौन सी रेखा हो गया, ओ ए का वर्ग। तो यहाँ से मिलेगा ए पी का वर्ग इजकल टू, अब देखिए जो ओ पी है, ओ पी के जगह पर क्या लिखेंगे आर, तो आर स्क्वायर हो गया धन। अब देखिए ओ ए, तो ओ ए के जगह पर क्या लिखना है यल, तो यल स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी ए पी का मान कितना आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या आया, यल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो ए पी है, इस ए पी का मान जो है कितना आएगा, आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा, यल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी यह यल है, आधार यल हो गया, लंब आर हो गया, तो कर्ण यहाँ पर भी जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अंडर रूट क्या आएगा, आर स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, यल स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा थ्योरी। थ्योरी लिखना क्या है हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, या कॉपी जो है कलम लेकर लिख भी सकते हैं। देखिए लिखना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना ए बी, क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। सुनिए क्या लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसके लंबार्धक रेखा के मध्य बिंदु ओ से, जिसके लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस इतना ही लिखना है। एक बार और सुनिए ध्यान से, क्या लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसके लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, यह जो हम लोग E1 का मान, तीव्रता E1 का मान निकालेंगे हम लोग और तीव्रता E2 का मान निकालेंगे। तो E1 तीव्रता जो उत्पन्न हुआ है वह किस आवेश के कारण हुआ है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, थोड़ा छोटा करके लिखना चाहें देखिए कैसे लिखेंगे, तो छोटा में लिखेंगे हम लोग कि बीपी दिशा में तीव्रता, क्या लिखना है, बीपी दिशा में तीव्रता। तो बीपी दिशा में देखिए बी से पी, क्योंकि तीव्रता की जो दिशा है इस आवेश से वो किधर है, बीपी दिशा में है, यानी इस बीपी दिशा में हो गया। तो E1 इजकल टू, और बताया गया है कि तीव्रता का सूत्र होता है इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो सूत्र ही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत क्या माना गया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग के लिख देंगे, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, आर का अर्थ क्या हो गया, दूरी। तो अब देखिए बी से पी तक, बी से पी तक, यहाँ पर बीपी लिखा है तो बी से कहाँ तक देखना है, पी तक। तो बी से देखिए पी तक की दूरी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है, यल स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका क्या हो गया, वर्ग। तो यह हो जाएगा E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, अब देखिए वर्ग होगा तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा और बचेगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। और मान लीजिए यह इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यह किस दिशा में निकला है, बीपी दिशा में। अब देखिए किस दिशा में निकालना है,
पी ए, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 उसकी दिशा किधर है, P से A की ओर है। चित्र में देखिए ध्यान से, E2 की दिशा किधर है, P से A की तरफ है। तो हम लोग लिखेंगे PA दिशा में। किस दिशा में लिखना है, PA दिशा में तीव्रता। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि PA दिशा में तीव्रता, क्या लिखना है, PA दिशा में तीव्रता। तो PA दिशा में तीव्रता E2 हो जाएगा, और फार्मूला वही लगेगा यहाँ पर जो लगा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी। तो बताइए P से A तक, PA लिखा गया है, क्या लिखा गया है, PA। तो P से A तक की दूरी, देखिए P से A तक की दूरी क्या है, √r² प्लस क्या है, L² का ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। या इसी को लिख सकते हैं कि E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान स्क्वायर होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो R² प्लस क्या मिलेगा, L²। और यह इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, क्या दिखाई दिया कि दोनों का दूसरा पक्ष, यानी दोनों का दूसरा पक्ष, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ क्या है, यहाँ पर है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों समीकरणों का जो RHS है, यानी जो दायां पक्ष है, कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, वह बराबर है। तो नियम होता है कि जब भी किसी दो समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों का दूसरा पक्ष बराबर है, तो पहला पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी E1 जो है वह E2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लिया जाए E1 इजकल टू क्या आ गया, E2, और तुरंत इसको इक्वेशन दे देना है थर्ड। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक फार्मूला, लेकिन हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या लिखना है, परिणामी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा E, वह होगा कितना, ध्यान से देखिए। सूत्र होता है कि अगर मान लीजिए दो तीव्रता है, एक हो गया E1 और एक हो गया E2, और दोनों के बीच का कोण थीटा हो। अगर दो तीव्रताओं के बीच का कोण क्या हो, थीटा, और उनका परिणामी तीव्रता निकालना हो, क्या निकालना हो, परिणामी तीव्रता निकालना हो, तो फार्मूला होगा √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो यह परिणामी तीव्रता निकालने का फार्मूला है। कब, जब दो तीव्रताओं के बीच का कोण क्या है, थीटा। मान लीजिए पहली तीव्रता E1 है और दूसरी तीव्रता क्या हो, E2 हो। दो तीव्रताओं का E1 E2, दो तीव्रताओं के बीच का कोण अगर थीटा पता हो, थीटा हो, ज्ञात हो, तो परिणामी तीव्रता निकाला जाएगा इजकल टू √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 का E2 cos थीटा। तो इस फार्मूले का अप्लाई कहाँ करना है, जब दो तीव्रताओं के बीच का कोण दिया हो, दो तीव्रताओं के बीच का क्या दिया हो, कोण दिया हो, यानी दो तीव्रताओं के बीच का कुछ ना कुछ कोण बन रहा हो तब। तो अब इस फार्मूले में मान जो है रखना है। अब ध्यान से देखिए मान कैसे रखा जाएगा। यह हो जाएगा E इजकल टू √E1, चलिए E1 है
तो E1² लिख दीजिए प्लस, अब यहाँ पर E2 है तो थोड़ा रुकिए, इधर देखिए E2, समीकरण 3 को जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 3 को, E2 किसके बराबर है, E1 के बराबर है। यानी इसमें जहाँ जहाँ, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ क्या है, E2 है, उसके जगह पर E1 रख सकते हैं, या E1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, E2। तो चलिए जहाँ जहाँ E2 है उसके जगह पर क्या लिखना है, E1। तो E2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, E1। तो E1² प्लस हो जाएगा 2E1, फिर E2 है, फिर E2 की जगह पर क्या लिखना है, E1, और कास थीटा, तभी बताया गया है चित्र में देखिए, E1 और E2 के बीच का कोण कितना होगा, थीटा और थीटा, 2 थीटा होगा, यानी इनके बीच का कोण कितना है, 2 थीटा। तो इनके बीच का कोण यहाँ पर लिख देना है 2 थीटा, 2 थीटा लिखा गया। अब देखिए, अब ये हो जाएगा E=√E1 धन E1² धन E2², E1² धन E2² जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 2 बार मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा 2E1² प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 2E1 गुणे E1, E1 गुणे E1 होगा तो E1² मिलेगा, यानी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा E1² और क्या हो गया cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो E= हो जाएगा √, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2E1², कितना कॉमन होगा 2E1²। तो अब देखिए यहाँ से E1² जो है बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर उसके जगह पर कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक माना जाएगा, क्या बचा है, तो माना जाएगा एक बचा गया है 1, प्लस यह चीज़ यहाँ पर आ चुका है, निकल गया, यहाँ से भाग गया है, क्या बचा कोष्ठक के अंदर cos 2 थीटा। तो जल्दी, अब जगह नहीं है तो इधर को हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसका इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो इधर से हम इतना मिटा दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए जो cos 2 थीटा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, cos 2 थीटा। तो इस 2 थीटा को हमको यहाँ से हटाना है, 2 थीटा को क्या करना है, हटाना है। तो देखिए यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं, इधर देखिए, तो ये हो जाएगा E=√2E1² प्लस, अब यहाँ देखिए cos 2 थीटा है, तो cos, याद रखिएगा cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा -1, किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos² थीटा -1। क्यों यह लगाएंगे, क्योंकि एक को यहाँ से हमको काटना है, एक को हटाना है, तो सूत्र यह लगाइए, क्या लिखना है, 2 cos² थीटा -1। तो देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया और मिलेगा E=√, गुणा होगा 2 दूना कितना हो गया 4E1²। तो अब देखिए 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, E1² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, E1 हो गया, और E1 का मान देखिए समीकरण 1 से E1 का मान निकाला गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग E1 का मान रख देंगे, किसका मान रखना है, E1 का। देखिए इधर, तो यह हो जाएगा E=2 इंटू, सॉरी एक मिनट यहाँ पर देखिए गलत मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर क्या बचा है, cos² थीटा भी तो बचा है ना, cos² थीटा बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या होगा cos थीटा। तो E= क्या आया
2E1 cos थीटा। तो अब क्या करना है कि E1 का यहाँ पर क्या करना है, मान रखना है। तो E1 का मान यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये तो E1 का मान लिख दिए। अब इसके बाद क्या यहाँ पर है, कास थीटा है, तो कास थीटा लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको कास थीटा का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, कास थीटा का। तो समीकरण 3 तक गया था, मान लीजिए इसको इक्वेशन 4, क्या मान लीजिए इक्वेशन 4 दे दीजिए नाम। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चित्र से। कहाँ से, यहाँ पर लिख देना है कि चित्र से। तो उसी चित्र से इस त्रिभुज में देखिए कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज ले लीजिए AOP, त्रिभुज AOP में मान किसका निकालना है, कास थीटा का। तो सूत्र लगाइए, कास थीटा इजकल टू, फार्मूला होगा आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो अब देखिए आधार, इस त्रिभुज में आधार कितना है, OA, और OA का मान कितना है, यल। तो यहाँ पर यल लिखना है। कर्ण देखिए, तो कर्ण यहाँ पर PA रेखा होगा चाहे AP रेखा होगा, और उसका मान कितना है, √r², कितना है, √r² प्लस कितना है, L²। तो कास थीटा का मान निकल गया। अब कास थीटा का मान जो है समीकरण 4 में क्या करना है, रख देना है। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा कास थीटा का मान समीकरण 4 में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, यानी रखने पर। तो देखिए समीकरण 4 में रखना है, तो E इजकल टू हो जाएगा, अच्छा इस 2 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो 1/, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2Q, 2 और Q एक पास हो गया, अपान R² प्लस L²। इस पर पावर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, पावर एक मान सकते हैं। और कास थीटा, कास थीटा का मान देखिए अभी यहाँ पर निकाला गया है, यल अपान, अच्छा इसको चलिए यल अपान R² प्लस क्या है, L²। अब देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट में है, कितना है लिखा गया है, अंडर रूट। और अंडर रूट का अर्थ हो गया 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो इस पर घात कितना चढ़ेगा, 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर के रूप में। तो अब इस पर घात 1 है, और यह आधार है, आधार बराबर है। तो छोटे क्लास में पढ़ाया गया है कि अगर आधार बराबर रहता है गुणा में तो घात जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक घात है, और यहाँ पर कितना घात है, 1/2। ये तो 2, 3, 4 के बच्चे पढ़ते हैं, 2 1 2, और ये कितना हुआ 3, 3/, कितना आया 3/2 आया, यानी R² प्लस L² पर पावर कितना आएगा, 3/2। तो यहाँ से मिला E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए 2QL अपान R² प्लस L² पर पावर अभी बताया गया है कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो जगह नहीं है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसको इधर से मिटा रहे हैं, चलिए देखिए, तो इधर से मिटा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है,
तो इसके जगह पर 2QL के जगह पर P हम लोग लिख सकते हैं, बताया भी गया है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 2P और R² प्लस L² पर पावर आ गया 3/2। अब P कैसे लिखा गया है कुछ मालूम है? इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू सूत्र होता है 2QL। क्या होगा 2QL, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2QL। तो जो यहाँ पर 2QL है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी P लिखेंगे। क्या लिखेंगे P, 2 नहीं रहेगा, क्या लिखना है P 2QL। 2QL के जगह पर क्या लिखना है P लिखना है। तो P हो गया। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि यदि L इज लेस देन R हो तो इसका मतलब हुआ अगर R की तुलना में L का मान बहुत 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 कम हो, यानी R की तुलना में L क्या हो बहुत कम हो, तो L² भी और भी कम होगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी 0 मान लिया जाएगा। तो L² बराबर क्या मान लेना है 0। तब यहाँ पर देखिए इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू P/L² के जगह पर 0 रखना है तो इसको छोड़ दीजिए 0 हो गया, यानी R² पर पावर कितना बचा 3/2। तो यह 2 से 2 कट गया और इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 K इंटू P/ क्या आया RQ। अब लास्ट में K को हटाना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, तो बताया गया है लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए। तो निर्वात या वायु के लिए, तो निर्वात या वायु के लिए क्या होता है बताइए। निर्वात या वायु के लिए K का मान हम लोग क्या लिखते हैं 1। क्या लिखा जाता है 1। तो निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या लिख देना है 1। तो 1 यहाँ पर रखा जाएगा तो K हट जाएगा तो इक्वल टू आएगा क्या 1/4πε0 बचेगा सिर्फ और P/RQ। और मात्रक लिखना चाहते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम। तो यही होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/RQ। तो इस तरह से यह हेडिंग जो है समाप्त हो चुका। अब नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।